हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो है फॉरेक्स स्वैप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग फॉरेक्स स्वैप पढ़ने वाले हैं, जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जो टॉपिक है फॉरेक्स स्वैप, उसे जो है यूपीएससी में 2026 और 2027 में जो है लगभग क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो स्वैप मतलब क्या होता है? तो अदला बदली। स्वैप मतलब क्या होता है? अदला बदली। कहने का मतलब है डॉलर को रुपया में और रुपया को डॉलर में अदला बदली करना। तो यहाँ पे अगर बात करें कि स्वैप का अर्थ क्या होता है, अदला बदली, अर्थात डॉलर को रुपये में और रुपये को डॉलर में परिवर्तित करना। लेकिन परिवर्तन जो है या अदला बदली जो है किसके द्वारा किया जाएगा? तो आरबीआई और बैंक के द्वारा। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे डॉलर और रुपया लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है बाई यानी क्रय और सेल मतलब विक्रय। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आरबीआई जो है, अगर आरबीआई अगर डॉलर का क्रय करता है, ठीक है, आरबीआई अगर डॉलर का क्रय कर रहा है तो बैंक जो है वह रुपये का क्या कर रहा है? विक्रय। तो आम बात है कि अगर आरबीआई जो है अगर मार्केट से या बाज़ार से या बैंक से अगर वो डॉलर खरीदता है तो उसके बदले में आरबीआई क्या देगा? रुपया देगा, ठीक है, बैंक को। उसके बाद यहाँ पे इसको देखिए, इसी बात को यहाँ पे हम समझाए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि आरबीआई जो है बैंकों से डॉलर क्रय करेगा यानी खरीदेगा और बदले में उसे रुपये जो है विक्रय करेगा। अगर ऐसा करता है आरबीआई और बैंक तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? तो बाज़ार में जो है वो आप समझिए कि अगर आरबीआई जो है बैंक से डॉलर लेता है, खरीदता है, उसके बदले में रुपया देता है, तो बैंक में जो है रुपया ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कारण बैंक जो है वो किसी का उधार जो है, किसी को उधार यानी कस्टमर को अगर उधार देगा, पब्लिक को यानी जनता को, तो उसमें ब्याज दर में कमी करके देगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा है, यानी बाज़ार में तरलता जो है ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी पब्लिक या जनता किसी सामान या किसी वस्तु को ज़्यादा खरीद पाएगा, जिससे क्या होगा कि समृद्धि बढ़ेगा और समाज में जो है नैतिक समानता जो है वह बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे इसका प्रभाव क्या होगा? तो बैंकों के सांस सृजन क्षमता में वृद्धि होगा, उधार के ब्याज दर में कमी होगा, बाजार में तरलता में वृद्धि होगा और समृद्धि दर में वृद्धि होगा, जिससे जो है समाज में असमानता जो है दूर होगी, समानता में वृद्धि होगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, तो आरबीआई जो है, आरबीआई उपयुक्त स्वैप इस बात के साथ करता है कि भविष्य में डॉलर का जो है बैंक विक्रय करेगा और रुपये का क्रय करेगा। देखिए, आम सी बात है कि आरबीआई क्या कर रहा है कि फर्स्ट बार में कि डॉलर को वो क्रय कर रहा है और रुपये को क्या कर रहा है? वो विक्रय कर रहा है। अब इस बात पर करता है आरबीआई स्वैप में कि बैंक जो है वह एक समय के बाद वो डॉलर का क्रय करेगा आरबीआई से और रुपये का विक्रय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है कि रुपये का क्या करेगा? तो बैंक जो है विक्रय करेगा और रुपये का क्या करेगा? तो क्रय करेगा। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है कि आरबीआई जो भविष्य में बैंकों को डॉलर को विक्रय करेगा और बदले में उसके रुपये का क्रय करेगा। इसका प्रभाव क्या होगा
कि बाज़ार में तरलता कम हो जाएगा, क्योंकि रुपये कम हो जाएंगे, डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जिस दर पर भविष्य में आरबीआई जो है डॉलर का क्रय करेगा या विक्रय करेगा, इसका फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। ठीक है, कहता है कि आरबीआई जो है जिस दर पे भविष्य में डॉलर का क्रय या विक्रय करेगा, उसी को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट कहा जाता है, जो वर्तमान में तय किया जाता है, यह न कि उस समय। अगला बात है कि स्टेरलाइजेशन क्या होता है। तो स्टेरलाइजेशन से जो है 2023 में क्वेश्चन एक पूछा गया था यूपीएससी। ठीक है, तो स्टेरलाइजेशन क्या होता है कि देश में अगर जो है डॉलर है, तो डॉलर का देश में क्या हो सकता है, तो डॉलर का देश में या तो अंतः प्रवाह होगा या बाह्य प्रवाह होगा। तो अंतः प्रवाह का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई वस्तु जो है अगर हम बेचेंगे, तो अगर हम बेचेंगे तो वस्तु जो है विदेशों में जाएगा और वहाँ से डॉलर क्या होगा, आएगा देश में, तो इसे डॉलर का अंतः प्रवाह बोलते हैं। इसी का उल्टा अगर समझे आप कि अगर हम कोई वस्तु विदेश से अगर हम मंगाएं, ठीक है, तो उसके बदले में हमको डॉलर देना पड़ेगा, तो डॉलर का क्या होगा, तो बहिर्प्रवाह होगा। ठीक है, तो डॉलर का क्या होगा, बहिर्प्रवाह होगा। तो अगर अंतः प्रवाह होता है तो डॉलर का अंतः प्रवाह होने से क्या हो जाएगा कि देश में डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे और रुपये कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि रुपये के मूल्य में क्या हो जाएगा कि वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतः प्रवाह से क्या हो जाएगा कि रुपये के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, रुपये के मूल्य में वृद्धि होगा। तो आरबीआई क्या करेगा, उसको बैलेंस करने के लिए कि आरबीआई जो है डॉलर का क्रय कर लेगा। तो डॉलर का जैसे ही क्रय करेगा तो रुपया मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रुपया को बैलेंस करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि सरकारी प्रतिभूति का विक्रय करता है। तो जैसे ही सरकारी प्रतिभूति का विक्रय करेगा तो बाजार में तरलता में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। आगे बात करें तो बहिर्प्रवाह से क्या हो जाएगा कि रुपये के मूल्य में मूल्यह्रास हो जाएगा, यानी रुपये का मूल्य जो है कम हो जाएगा, क्योंकि डॉलर देश में कम और रुपये ज़्यादा रहेंगे। तो आरबीआई क्या करता है फिर कि डॉलर का विक्रय कर देता है। ठीक है, जिससे रुपये की तरलता में कमी हो जाती है, और उसको बैलेंस करने के लिए सरकारी प्रतिभूति का जो है आरबीआई क्या कर देता है, विक्रय कर देता है। ठीक है, आगे देखें तो इसी का डेफिनेशन है कि स्टेरलाइजेशन क्या होता है। तो स्टेरलाइजेशन एक प्रक्रिया है जहाँ पे क्या करता है आरबीआई डॉलर के क्रय और विक्रय के द्वारा बाजार में रुपये के मूल्य में वृद्धि और मूल्यह्रास को रोकता है। स्टेरलाइजेशन क्या है, तो एक प्रक्रिया है जहां आरबीआई क्या करता है कि डॉलर के क्रय और विक्रय से बाजार में रुपये के मूल्य में वृद्धि और मूल्यह्रास को रोकता है। वहीं दूसरी ओर बाजार में रुपये की तरलता को नियंत्रित करने के लिए जो है आरबीआई सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय करता है। ठीक है, आगे बात करें तो अनुपातिक रिजर्व प्रणाली। ठीक है, तो अनुपातिक रिजर्व प्रणाली क्या होता है, यानी इसे कहा जाता है VRP, वेरिएबल रिजर्व सिस्टम। VRP यानी वेरिएबल रिजर्व सिस्टम। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है कि सभी बैंकों को अपने जमा पर, यानी कौन से जमा, एनडीटी का एक निश्चित रिजर्व CRR और SLR के रूप में निर्देश देता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है कि सभी बैंक को जमा जो होता है NDTL का, NDTL देखेंगे क्या होता है, तो एक निश्चित रिजर्व CRR और SLR के रूप में रखने का निर्देश देता है।
और बैंक क्या करता है कि इस रिजर्व का प्रयोग साख सृजन या उधार में नहीं कर सकता। ठीक है, बैंक जो है CRR को अनिवार्य रूप से RBI के पास रखता है, जबकि SLR को अनिवार्य रूप से बैंक अपने पास रखता है। तो CRR जो है वह RBI के पास बैंक रखता है और SLR जो है बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, CRR और SLR का निर्धारण कौन करता है? तो RBI करता है। आगे देखें तो GDTL क्या होता है और NDTL क्या होता है। तो GDTL होता है ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। GDTL क्या होता है? ग्रॉस डिमांड एंड टाइमलाइन लायबिलिटी, यानी एकल मांग और सावधि देता। एकल मांग और सावधि देता ये क्या होता है? तो यह एक बैंक में जमा होता है। और जमा कितने प्रकार का होता है? तो दो होता है, एक मांग जमा और एक सावधि जमा। मांग जमा में आता है, आप लोग को बता देते हैं कि मांग जमा में होता है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जबकि सावधि जमा में होता है फिक्स्ड डिमांड और रिकरिंग अमाउंट डिमांड। ठीक है, अब NDTL क्या होता है? तो NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइमलाइन लायबिलिटी, यानी निवल मांग और सावधि जमा। निवल मांग और सावधि जमा। तो NDTL और GDTL देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि GDTL और NDTL की गणना जो है प्रत्येक 15 दिन में करता है। GDTL और NDTL का जो है गणना जो है प्रत्येक 15 दिन में किया जाता है, यानी महीने में 2 बार। GDTL जो है मांग जमा यानी करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिमांड और रिकरिंग डिमांड प्लस ब्याज दर 15 दिन का। ठीक है, GDTL क्या होता है? मांग जमा और सावधि जमा प्लस ब्याज 15 दिन का। NDTL होता है GDTL माइनस IBL। IBL मतलब इंटर बैंक लायबिलिटी, अंतर बैंक देयता। ठीक है, IBL क्या होता है? IBL वह जमा होता है जो बैंक अन्य बैंकों में जमा करता है। IBL क्या होता है? तो यह वह जमा होता है जो बैंक जो है अन्य बैंकों में जमा करता है। जैसे कोई बैंक है तो बैंक जो है, बैंक क्या काम करता है? तो एक जो है वो जमा करता है और एक उधार देता है। तो जमा पर जो है बैंक में कोई अगर जमा किया है यानी जमा स्वीकार करता है तो उस पर जो है बैंक को ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो वह क्या होता है? बैंक का लायबिलिटी यानी देयता होता है। अगर बैंक किसी को उधार देता है तो वह होता है ब्याज, जिससे ब्याज प्राप्ति होता है। इसे क्या कहते हैं? एसेट यानी परिसंपत्ति कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे CRR और SLR देखेंगे। तो CRR क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR क्या होता है? तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो यह जो है RBI द्वारा जारी किया जाता है, माने RBI निर्धारित करता है CRR को, और इस पर RBI जो है कोई ब्याज नहीं देता। ठीक है, और यह जो है साख सीजन में इसका प्रयोग नहीं कर सकता। और NDTL का निश्चित रिजर्व जिसे सभी बैंकों को जो है RBI के पास रखना पड़ता है। आगे बात करें CRR जो है NDTL का वह निश्चित रिजर्व होता है। CRR जो है वह NDTL का निश्चित रिजर्व होता है जिसे सभी बैंक अनिवार्य रूप से RBI के पास रखता है, और RBI इस रिजर्व पर बैंक को कोई ब्याज नहीं देता। इसीलिए CRR जो है बैंक के लिए लागत होता है। बैंक अपने जमा धारक को इस पर ब्याज चुकाता है, इसीलिए बैंक जो है CRR अपने पास जमा धारक को इस पर ब्याज चुकाता है। इसीलिए बैंक जो है CRR लागत को उधार के ब्याज दर की
गणना में शामिल करता है। आगे बात करें तो CRR की दर RBI जो है तय करता है, और RBI जो है CRR को घटा करके 0 कर सकता है, और इसे बढ़ा करके अधिकतम कितना कर सकता है, तो 100%। यदि CRR को बढ़ा करके अगर 100% कर दिया जाता है तो इसे ICRR कहा जाता है, यानी इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो बोला जाता है। ठीक है, तो CRR का उद्देश्य क्या है? तो CRR का जो है 2 उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य है कि बैंक को बैंक रन की स्थिति से बचाना। या बैंक रन क्या होता है? मान लिया जाए कि अगर कोई बैंक है, अगर उसको माने किसी आपात की स्थिति में या कोई गलती अगर सूचना दे दे कि अगर कोई भी बैंक है जो बंद होने जा रहा है, तो उसमें क्या होंगे कि कस्टमर जो हैं वो मतलब अचानक लाइन लगा के खड़ा हो जाएंगे, ताकि जितना भी बैंक के पास आदमी का जमा हो, जिसका जनता का, वो निकालने के लिए चले जाएंगे। अब उसके पास उतने तो पैसे रहते नहीं, वो फिर क्या करेगा कि आरबीआई के जो पास जमा है उसे क्या करेगा, निकालेगा, और उससे क्या होगा, उससे से निकालने के लिए बैंक रन का प्रयोग करेगा। तो बैंक रन क्या होता है? तो बैंकों में वह आपात स्थिति होती है जब एक साथ कई जमा धारक जो है बैंक से धन निकासी करते हैं। आरबीआई जो है बैंक को कई जमा धारक बैंक से धन निकासी करते हैं। आरबीआई बैंक को यह अनुमति देता है कि वह CRR का प्रयोग कर स्वयं को बैंक रन की स्थिति से बाहर निकाल ले। ठीक है, और दूसरा CRR का उद्देश्य क्या है? तो बाजार में तरलता को नियंत्रित करना। तो आरबीआई जो है CRR में वृद्धि करके बाजार में तरलता को कम कर सकता है। इसे संकुचित मौद्रिक नीति के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई जो है CRR में कमी करके बाजार में तरलता में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, इसे विस्तारित मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक है, और CRR जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? तो बाजार में तरलता का। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करें तो CRR पढ़ लिए, यहाँ पे अब SLR पढ़ेंगे। SLR मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात। यानी यह जो है NDTL का एक निश्चित रिजर्व होता है जो सभी बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखते हैं। तो CRR जो देखे थे वो क्या करता है, कोई भी बैंक आरबीआई के पास रखता है, जबकि SLR में क्या कर रहा है कि NDTL का एक निश्चित रिजर्व जो है सभी बैंक अपने पास रखता है। SLR की दर का निर्धारण आरबीआई करता है। SLR जो है इसका निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। SLR का उद्देश्य क्या होता है? तो बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है कि बैंक SLR को 3 प्रकार से रखता है। तो बैंक जो है अपना SLR को 3 रूप में रख सकता है। पहला है नगद, दूसरा गोल्ड यानी स्वर्ण, तीसरा है सरकारी प्रतिभूति के रूप में। कहता है बैंक अधिकतम जो है SLR को सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि पहला है कि कारण क्या है कि सरकारी प्रतिभूति में जोखिम कम होता है क्योंकि यह सरकारी होता। दूसरा है कि सरकार यहाँ पे बैंक को ब्याज का भुगतान कूपन का उपलब्ध कराता है। सरकार जो है यहाँ पे बैंक को ब्याज का कूपन उपलब्ध कराता है। अगला है कि नगद के रूप में SLR को क्यों नहीं करता? तो नगद के रूप में अगर SLR पर बैंक को जो है साख सीजन में कमी आता है और बैंक को ब्याज भुगतान का नुकसान होता है। अगला है स्वर्ण के रूप में SLR को रूप में क्यों नहीं रखा जाता? तो कहता है गोल्ड के मूल्य में अक्सर जो है उतार चढ़ाव अधिक होने के कारण यहाँ जो है जोखिम अधिक होता है। अगला है कि आरबीआई जो है
आरबीआई एसएलआर दर में क्या करता है, वृद्धि करता है, और वह बाजार में तरलता को जो है नियंत्रित करता है, क्योंकि बैंक के उधार ब्याज दर में वृद्धि होगी जो बैंक की साख सीजन क्षमता को कम करता है। इसे आरबीआई के क्या कहता है, संकुचित मौद्रिक नीति कहा जाता है। अगला है कि आरबीआई यदि एसएलआर दर को कम करता है तो बैंकों के साख सीजन क्षमता में वृद्धि होगा, क्योंकि उधार के ब्याज दर में कमी होगी और यह बाजार में तरलता में वृद्धि करता है। इसे आरबीआई की प्रसरनशील नीति कहा जाता है। यहाँ पे बात करें कि आरबीआई के घोषणा करता है, एसएलआर जो है आरबीआई घोषणा करता है कि भविष्य में एक निश्चित तिथि में वह सरकारी प्रतिभूति का क्रय या विक्रय करेगा। सॉरी, आगे बात करें कि आरबीआई के 100% स्वामित्व सहायक कंपनी। आरबीआई के 100% स्वामित्व वाली कंपनी कौन कौन सा है, तो 5 है। पहला है DIGCG यानी डेबिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एंड कॉरपोरेशन, यानी DICGC का क्या होता है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एंड कॉरपोरेशन। दूसरा है BRBNMPL यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है IFTA यानी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। चौथा है REBIT रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। पाँचवा है RBIH यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। DTGC इसकी स्थापना जो है DICGC अधिनियम 1961 के तहत वर्ष 1971 में किया गया। पूर्व में जो है यह 2 कंपनी स्थापित थी, एक था डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और दूसरा था क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो बैंक 1978 में जो है यह दोनों कंपनियों को मिलाकर DICGC की स्थापना की। DICG की मुख्यालय जो है मुंबई में है। यह कार्य क्या करता है, तो यह बैंकों की जमा पर जमाधारक को अधिकतम 5 लाख बीमा प्रदान करता है। पूर्व में यह 1 लाख रुपया था, जिसे सरकार द्वारा बढ़ा के अधिकतम कितना किया गया, 5 लाख रुपया किया गया। यह जो है भुगतान DICG को बैंक द्वारा किया जाता है। DICGC में सभी बैंक शामिल होते हैं, वाणिज्यिक, गैर वाणिज्यिक और विदेशी बैंक, केवल एक बैंक को छोड़कर। कौन कौन सा बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति PACS को DICGC में कवर या शामिल नहीं किया जाता। NBFC को जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को DICGC में शामिल नहीं किया जाता। आगे बात करें मुद्रास्फीति, तो ये अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो, थैंक यू।